क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारणों की जानकारी दी गई। किसी भी पदार्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है उसका बेसिक कारण है इलेक्ट्रॉन में पाया जाने वाला घूर्णन गति और चक्रण गति। घूर्णन गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन में, जिसके दौरान नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बी उत्पन्न होता है और फिर इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल उत्पन्न होता है और दोनों के संयुक्त प्रभाव से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक के तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता है परमाणु का और परमाणु से सारे पदार्थ बने होते हैं, इसलिए संसार के सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है और यह चुंबकीय गुण बहुत कम होता है तो अदृश्य होता है और थोड़ा ज्यादा रहता है तो वह दृश्य हो जाता है। चुंबक लोहे को खींचता है और किसी दूसरे पदार्थ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जिस पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम अचुंबकीय नहीं कह सकते। व्यवहार में अचुंबकीय कह सकते, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वह अचुंबकीय नहीं हो सकता। संसार का कोई भी पदार्थ सैद्धांतिक रूप से अचुंबकीय नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ही है और इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक होता ही है। इससे संबंधित और डिटेल से जो जानकारी होगी, इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर आगे मिलेगा, मैग्नेटिज्म, उसमें डिटेल से इसको बताया जाएगा। अभी आपको जानना है सॉलिड स्टेट में जो चुंबकीय गुण पाए जा रहे हैं वो कितने तरह के चुंबकीय गुण हैं। तो चुंबकीय गुण 5 तरह के होते हैं। अणुचुंबकीय, जिसके बारे में आपको बताया गया, अणुचुंबकीय पदार्थ वैसे सारे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर धीरे धीरे आकर्षित होता है। यानी अणुचुंबकीय पदार्थ में चुंबक के तरफ स्लोली अट्रैक्शन यानी धीरे धीरे चुंबक की ओर आकर्षित होता है। और इसका जो मुख्य कारण है कि अणुचुंबकीय पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह अयुग्मित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मान 1 से ज्यादा होना, इसके अलावा ससेप्टिबिलिटी भी वर्क करता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अणुचुंबकीय हो गए। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता का जो मान है, चुंबकशीलता का मान लगभग 1 हो रहा है। अब ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकशीलता क्या है? तो पदार्थ में उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह चुंबक की ओर धीरे धीरे आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में अब बताएंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ स्लोली रिपेल होगा, स्लोली रिपेल होता है। यानी चुंबक जिस पदार्थ को धीरे धीरे विकर्षित करता है
वैसे सारे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? वैसे सभी पदार्थ जो चुंबक द्वारा धीरे धीरे विकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। मुख्य रूप से एग्जाम्पल जानना जरूरी है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इसके पहले अणुचुंबकीय पदार्थ का जो एग्जाम्पल है यह है कि सारे धातु अणुचुंबकीय है। ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है, कार्बन अणुचुंबकीय है, वेनेडियम ऑक्साइड आदि अणुचुंबकीय पदार्थ है। अब इसके अतिरिक्त प्रायः धातु के ऑक्साइड अणुचुंबकीय है, लेकिन सभी नहीं, और आगे लोह चुंबकीय आदि भी होगा जहां लोहे की बात आएगी। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन, कार्बन और प्रायः सभी धातु अणुचुंबकीय है। यह चुंबक के द्वारा धीरे धीरे आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय में बताए थे कि यह विकर्षित होता है चुंबक के द्वारा, लेकिन स्लोली विकर्षित होता है, धीरे धीरे विकर्षित होता है। जुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, जबकि इसमें अजुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए कि जिसमें जुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या करता है कि चुंबकीय आघूर्ण के मान को डिस्पोजल करेगा, निरस्त करेगा। जहां जुग्मित होगा, एक इलेक्ट्रॉन घूमने के क्रम में चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उस चुंबकीय आघूर्ण को ऋणात्मक दिशा में बनाएगा, जिससे टोटल चुंबकीय आघूर्ण का मान डिस्पोजल हो जाता है, निरस्त हो जाता है। और जहां अजुग्मित होगा, जहां जोड़े में नहीं होगा, वहां निरस्त नहीं होगा। यहां चुंबकीय आघूर्ण निरस्त होता है, यहां चुंबकीय आघूर्ण, यहां चुंबकीय जुग्मित में चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है पेयर होने के कारण, और जहां नन पेयर होगा वहां चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं होगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ स्लोली रिपेल किया। इसमें नमक या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, नमक, पोटेशियम क्लोराइड और कोई भी कपड़ा, खास करके कॉटन, और AU, फिर AG चांदी, H2O, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। नमक के बुरादे को आप पेपर पर रखते हैं और चुंबक उसके निकट ले जाएंगे तो चुंबक के डर से नमक सब दूर भागेगा, धीरे धीरे दूर हटता है। सोने के बने हुए किसी आभूषण को धागे से लटका दिया जाए और उस आभूषण के निकट मैग्नेट ले जाएंगे तो वह आभूषण दूर हटेगा, वह चुंबक से विकर्षित होगा। सोना चांदी भी चुंबक से विकर्षित होता है। पतली धार यदि जल की बह रही हो नल से, या बहुत पतली धार किसी बोतल से निकाली गई हो पानी का, और वहां हम मैग्नेट ले जाते हैं तो धार टेढ़ी हो जाएगी, धार मुड़ेगी, यानी दूर हटेगी। यदि जल की धार स्ट्रीम ऐसे है और यहां मैग्नेट ले जाते हैं तो धार ऐसे हो जाता है, यानी जहां मैग्नेट का प्रभाव होगा, जैसे यहां था तो मैग्नेट का प्रभाव यहां है तो धार ऐसे हो गया।
यानी धार थोड़ा सा मुड़ती है, विकर्षित होती है H2O पर। और ऐसा होने का कारण क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायपोल का निर्माण करता है, द्विध्रुव का निर्माण करता है। लोह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। डायमैग्नेटिक जैसे ही हुआ, वो डायपोल के प्रभाव से हुआ, इसलिए इसको डायमैग्नेटिक कहा गया। तो दूसरा कारण इसका होगा कि यह चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करता है, क्योंकि इसके पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, वैसे सभी पदार्थ, परिभाषा में बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप लिख सकते हैं, वैसे सभी पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को स्पीडली अट्रैक्ट करता हो, सब लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो वैसे सभी पदार्थ जो चुंबक द्वारा शीघ्रता से, तेजी से, स्पीडली अट्रैक्ट होता है, इसमें स्पीडली अट्रैक्शन है, स्पीडली अट्रैक्शन है, मैग्नेट के तरफ स्पीडली अट्रैक्ट होता है। और इसमें फे को और नी, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये ट्रांजिटिव हैं, संक्रमण तत्व हैं। इन संक्रमण तत्वों में लोह चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब एंटी फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के रूप में इसमें क्या है कि लोह चुंबकीय पदार्थ से जस्ट उल्टा है। ये लोह चुंबकीय पदार्थ क्या किया कि लोह चुंबक के तरफ वह तेजी से आकर्षित हो रहा था, तो यह चुंबक से तेजी से विकर्षित होगा। वैसे सारे पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से विकर्षित होते हैं, चुंबक द्वारा तेजी से प्रतिकर्षित होते हैं, विकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबक द्वारा तेजी से विकर्षित होने वाला पदार्थ, विकर्षित होने वाला पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में जितने सारे पदार्थ आते हैं प्रायः वे आयरन के ऑक्साइड होते हैं, कोबाल्ट के ऑक्साइड होते हैं, निकेल के ऑक्साइड होते हैं। Fe2O3, Fe3O4 आदि। अब फेरीमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक इसका एक स्पेशल फॉर्म है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक खास रूप है फेरीमैग्नेटिक। तो प्रतिचुंबकीय में हो क्या रहा था, स्लोली रिपल्सन था। तो चुंबक जिस पदार्थ को धीरे धीरे विकर्षित करेगा और वह पदार्थ फेराइट समूह का होगा, फेराइट समूह का होगा, वही फेरीमैग्नेटिक होगा।
फेराइट समूह का होने का मतलब है MgFe2O4 या फिर ZnFe2O4, ये सब फेराइट समूह है। तो हम कह सकते हैं फेरीमैग्नेटिक मटेरियल वैसा पदार्थ जो Fe2O4 से बना हो, अर्थात फेराइट यौगिक हो तथा चुंबक द्वारा धीरे धीरे विकर्षित होता हो, धीरे धीरे विकर्षित होता हो, फेरीमैग्नेटिक कहलाता है। फेरोमैग्नेटिक नहीं, फेरीमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक यहां है, ये फेरीमैग्नेटिक है, डिफरेंट वर्ड है। शब्द पर ध्यान रखकर आंसर देना होगा। लिखा हुआ रहेगा उदाहरण, ऑब्जेक्टिव इसमें पूछता है MgFe2O3 निम्नलिखित में से एक ऐसा पदार्थ है। तो MgFe2O4 या ZnFe2O4, इधर और कोई मेटल रहेगा और इधर Fe2O4 उपस्थित रहेगा, सब फेराइट ग्रुप का यौगिक माना जाएगा। और इसमें जो प्रॉपर्टीज होगी वो स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज होगी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल का एक स्पेशल फॉर्म है फेरीमैग्नेटिक होना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चूंकि चुंबक द्वारा धीरे धीरे विकर्षित होता है, तो फेरीमैग्नेटिक में भी जो फेराइट यौगिक है वह चुंबक द्वारा धीरे धीरे विकर्षित होता है, लेकिन स्पेशलिटी क्या है? फेराइट है, यानी वही सिर्फ, बाकी कोई दूसरा नहीं, इसलिए विशिष्टता आती है। तो हम कह सकते हैं कि फेरीमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय का खास रूप है। यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक खास रूप है। अब इसमें एक नील ताप की चर्चा होती है, जिसको क्यूरी बिंदु भी कहते हैं। क्यूरी बिंदु, आप सभी जानते हैं कि कोई भी चुंबक, किसी भी प्रकार का चुंबक है, उस चुंबक को हम जब बहुत अधिक गर्म कर देंगे, या तो फिर हम चुंबक को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देंगे, या तो फिर चुंबक पर जोरदार प्रहार कर देंगे, तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी उसमें उपस्थित चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे, जिसको विचुंबकन कहते हैं। तो पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसमें उपस्थित चुंबकीय गुण, जैसे एक चुंबक का टुकड़ा हमारे पास है और हम चाहें कि ऐसा हम कर दें कि ये चुंबक नहीं रहे, लोहा बन जाए, तो हम जोरदार उसके ऊपर प्रहार कर देंगे, या तो फिर हम बहुत ऊंचाई से उसको गिरा देंगे, या फिर उसको बहुत अधिक गर्म कर देंगे। ये तीन क्रिया है उसके चुंबकीय गुण को नष्ट करने का। किसी भी चुंबक के चुंबकीय गुण को हम तीन तरीके से नष्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक तरीका है बाय हीटिंग, उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं। जैसे ही हम पदार्थ को, चुंबक को गर्म करने लगेंगे, उसका चुंबकीय गुण धीरे धीरे घटने लगेगा। अब जो पदार्थ आकर्षित होने वाला है, जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होता है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल दिया जा सकता है जब हम लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं।
तो किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते धीरे धीरे उसका ताप बढ़ता है। जिस ताप पर पहुंचने से वह लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। यानी आकर्षण का गुण धीरे धीरे घटते हुए जो यहां स्पीडली अट्रैक्शन था वो स्लोली अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। तो जिस ताप पर ये स्पीडी अट्रैक्शन स्लोली अट्रैक्शन में बदल गए वह ताप ही क्यूरी बिंदु, उसी को नील ताप के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा होगी, एक ये परिभाषा लिख देते हैं, क्यूरी ताप या नील बिंदु या नील ताप, यानी क्यूरी बिंदु या क्यूरी बिंदु, यह इसका दूसरा नाम है नील ताप। तो ताप बढ़ाने के क्रम में इस ताप को प्राप्त किया जा सकता है, घटाने के क्रम में नहीं। जब लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित तीव्र आकर्षण मंद आकर्षण में बदल जाता है। अर्थात चुंबकीय गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अर्थात चुंबकीय गुण धीरे धीरे घटने लगते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को भी गर्म करते रहेंगे तो आकर्षण धीरे धीरे और घटेगा, यानी चुंबकीय गुण धीरे धीरे डैमेज करेगा जैसे जैसे पदार्थ को हम गर्म करते जाएंगे। अब क्यूरी इसकी परिभाषा यहां लिखते हैं, वह ताप जिस पर वह ताप जिसके नीचे कोई पदार्थ लोह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर, यही याद रखना है, नीचे लोह चुंबकीय ऊपर अनुचुंबकीय, जिसके ऊपर वह पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, नील ताप कहलाता है। नील ताप या क्यूरी बिंदु कहलाता है। हैरी मैग्नेटिक मटेरियल भी जो होता है
उसको भी जब हम 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो उसके बाद वह अनुचुंबकीय होने लगेगा। फेरीमैग्नेटिक को भी 850 के ऊपर गर्म करने से, तो शॉर्ट में आप यही याद रख सकते हैं कि पदार्थ को जब हम चुंबकीय पदार्थ को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे घटने लगती है। लोह चुंबकीय पदार्थ को हम गर्म करना शुरू किए तो एक ऐसा ताप मिलेगा जिस ताप के नीचे ही वह लोह चुंबकीय रह पाएगा, और उस ताप के ऊपर जैसे ही उसको गर्म करेंगे वैसे ही वह अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो उच्च ताप पर पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं और निम्न ताप पर पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में भी 850 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे फेरीमैग्नेटिक जो है वो फेरीमैग्नेटिक रहेगा, 850 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वह फेरीमैग्नेटिक नहीं रह पाता है, वह फिर अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि वहां उसको फिर नील ताप की प्राप्ति हो जाएगी, क्यूरी बिंदु मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से यह जाने कि एक ऐसा ताप है जिस ताप के ऊपर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, उसी को क्यूरी ताप या नील ताप कहते हैं। वह पदार्थ जिसको हम गर्म कर रहे हैं वह लोह चुंबकीय भी हो सकता है, फेरीमैग्नेटिक भी हो सकता है, लेकिन इसलिए परिभाषा को सार्वभौमिक बनाने के लिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्यूरी बिंदु या नील ताप वह बिंदु है, वह ताप है जिसके ऊपर जिससे अधिक और गर्म करते जाएंगे तो वह अनुचुंबकीय होगा। यानी मैक्सिमम टेम्परेचर पर पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। जिस टेम्परेचर के बाद पदार्थ अनुचुंबकीय बनना शुरू हो जाता है वह टेम्परेचर ही क्यूरी बिंदु या नील ताप कहलाता है। ये चुंबकीय गुण से संबंधित बातें बताई गई, और सॉलिड स्टेट से संबंधित जो प्रश्न है सभी बनेंगे। आप पूरा प्रयास करें और अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपका अवलोकन वीडियो का एकदम बारीक अंदाज में होना चाहिए। आप में इंटरेस्ट जितना अधिक बना रहेगा उतना अधिक आप प्रश्न को सॉल्व करने के प्रति जागरूक रह पाएंगे, और आपकी सफलता उतनी ही नजदीक होगी जितनी अधिक आप जागरूक रह पाएंगे। इसलिए अब अगला चैप्टर फिर केमिस्ट्री शुरू किया जाएगा। आगे धीरे धीरे इसी तरह आपका क्लास बढ़ते रहेगा, लेकिन आप लोग निरंतर इससे जुड़े रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं आज आपको धन्यवाद करता हूं, और कमेंट सेक्शन में संबंधित प्रश्नों को निश्चित रूप से आप अपनी समस्या को निश्चित रूप से डाल सकते हैं। इससे आपकी समस्या का समाधान होते जाएगा और आपका क्लास दिन अनुदिन आगे की ओर बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।